हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का 90 प्लस में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले अगर इसको सीखना है तो आपको ये बात देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट सीखा था और हमको पता भी है मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिल्कुल इसी के जैसा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जैसे इस कॉन्सेप्ट में हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं, किसी सब्सटेंस के हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार इस वाले केस में हम लोग इक्विवेलेंट्स जो होते हैं इन्हें कैलकुलेट करते हैं। इनको एक और नाम से आप बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। बिल्कुल मोल्स निकालने के लिए हमें कहा जाता है किसी सब्सटेंस का दिया हुआ वेट या जिसको हम मास भी बोलते हैं उसको ऊपर रखिए और उसको डिवाइड कीजिए उसके मोलर मास से, तब इस रेशो से हमें क्या मिलता है? मोल्स। बिल्कुल वैसे ही यहां भी कुछ दिया हुआ मास, किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास जो प्रोवाइडेड मास या वेट जिसे हम बोलते हैं, उसको डिवाइड करना है आपको एक अलग मास से। देखिए वो अलग मास का नाम है इक्विवेलेंट मास। ध्यान दीजिए दोनों रेशो में एक बहुत छोटा सा अंतर है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वेट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है ना। सो मोलर मास इज व्हाट? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास जो होता है उसे हम लोग मोलर मास कहते हैं। लेकिन ये चीज क्या है? ये अगर मुझे ये पूरे रेशो निकालनी है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, तो मुझे ये इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो यही जानने का है कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है और इसके अलावा इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। हाँ जी, तो आइए देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास कहते किसे हैं। तो ध्यान से जरा देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक मास होता है, इट इज जस्ट अ मास। ठीक है, किसी सब्सटेंस का ये वो मास होता है, जो डायरेक्टली सीधे या फिर इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्टिकुलर पार्ट से जुड़े या उसको रिएक्शन में डिस्प्लेस करे। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े या डिस्प्लेस करे। किसको? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन। ध्यान से समझिएगा, कोई भी सब्सटेंस है, इसका वो मास, ध्यान दीजिए, इस सब्सटेंस का वो मास जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़े या 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़े या फिर ये प्लस का मतलब है अटैचमेंट, मतलब रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जुड़े, या कुछ ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेस करे। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, इसका मतलब कि इस सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को सिस्टम से डिस्प्लेस कर रहा है, 8 ग्राम आपके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है और 35.5 ग्राम आपके क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है। आइए इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए देखते हैं कि बेसिकली इसको कैसे जो है रिएक्शंस में समझा जाए। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे सपोज कैल्शियम, ये हाइड्रोजन से मैंने रिएक्ट करवाया, कैल्शियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया और हमें मिला कैल्शियम हाइड्राइड। तो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मुझे ये पता करना है कि ये सब्सटेंस में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है। इस सब्सटेंस में कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो उसको समझने के लिए आप ये देखिए कि कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 40 ग्राम जो है कैल्शियम ने 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन किया है। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, तो 40 ग्राम कैल्शियम 2 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये इक्विवेलेंट मास नहीं है कैल्शियम का। ये 40 जो है वो इक्विवेलेंट मास नहीं है, क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि अगर मुझे कैल्शियम का
इक्विवेलेंट मास निकालना है, मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो उसको 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ना होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ना होगा, ना कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो इसका साफ मतलब ये हुआ, इसका साफ मतलब ये हुआ कि कैल्शियम के 20 ग्राम को 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ना होगा। कैल्शियम के 20 ग्राम हिस्से को 20 ग्राम को 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ना होगा। नाउ दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट मास या वेट ऑफ कैल्शियम। इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 20, जो कि आपने कैसे निकाला? ये 20 किस तरीके से आया? व्हेन इट्स मोलर मास 40 जो था, जब इसके मोलर मास को आपने कितने से डिवाइड किया? 2 से, मतलब 40/2। तो ये जो 20 ग्राम आया, दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंट मास और वेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्रेट। एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि कैल्शियम का 40 ग्राम इसके 2 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था, बट हमें तो इस सब्सटेंस के लिए यानी कि इस एलिमेंट के लिए 1 ग्राम के लिए चाहिए था, तो इसका 20 ग्राम ही रिएक्शन करेगा सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन से। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहले एग्जाम्पल को ध्यान से अगर देखें तो सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया और इसने यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, खुद ने यहाँ पे बेस बना लिया, यानी कि H को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। उस एक H को हम हाफ ऑफ H2 करके लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे NaOH में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। टारगेट समझे ध्यान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड में मुझे सोडियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, मुझे पूरे सब्सटेंस का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोडियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम का 1 मोल यानी कि 23 ग्राम इसका मोलर मास, और इस जगह से मुझे इस पूरे का मोलर मास नहीं चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ से सोडियम इसके कुछ पार्ट से हाइड्रोजन को निकाल बाहर कर रहा है, हाइड्रोजन को यानी H2O में से H को निकाल के बाहर कर रहा है। इट्स ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ऑफ कोर्स, तो वहां पे हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि सोडियम का या किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, 1 ग्राम, क्योंकि बात यहाँ पे हाइड्रोजन की हो रही है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो मैं ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात नहीं कर रहा। तो जरा चेक करते हैं कि कितने ग्राम हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही, यानी कि हाफ इंटू 2, 2 मोल्स के लिए 2, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ही तो डिस्प्लेस हुआ है। यानी कि सोडियम के 23 ग्राम वेट ने सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। सो ऑफ कोर्स इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज 23/1, क्योंकि वही आपका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा जो इसका मोलर मास है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसके 23 पार्ट्स ने इसका 1 पार्ट यानी 1 ग्राम को क्या किया, डिस्प्लेस किया। सो इट इज द इक्विवेलेंट वेट। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो देखें ध्यान से, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पूरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट मुझे कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, देखो रिएक्शन को पहले समझते हैं। इसने क्या किया है, CaCl2 ने सोडियम के साथ कॉम्बिनेशन किया है और कैल्शियम को यहाँ से डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप कि CaCl2 में से क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, CaCl2 पूरा कंपाउंड था, यहाँ से क्लोरीन हटा और उस क्लोरीन ने सोडियम के साथ NaCl बना दिया। तो यहाँ पे चेक करना है कि Cl2 निकला। तो अब मैं आपको इस कंपाउंड का मोलर मास बताता हूं। तो इस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो 40 + 35.5 × 2, मतलब अगर आप इसे टोटल करते हैं तो ये आपका 111 आता है। जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसके 111 वेट में तो 1 ग्राम ऑफ CaCl2, ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर रहा है क्लोरीन। ऑफ कोर्स दोनों के दोनों क्लोरीन निकाल दिए, वही सोडियम के साथ जुड़ गए। सो 2 क्लोरीन का वेट आपको पता है कितना था, 35.5 × 2 लिख सकता हूं, ट्वाइस था, ये था ऑफ Cl, ठीक है। 2 क्लोरीन जो है यहां से निकले, यानी 35.5 × 2। तो जरा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
इसने इसका डबल 35.5 इंटू 2 यानी 71 को डिस्प्लेस किया, लेकिन हमें कितना क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट का वेट चाहिए 35.5 का। सो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 111 डिवाइड बाई 2 ऑफ CaCl2 इज रिलेटेड विद दिस मच ग्राम ऑफ क्लोरीन। देखिए मतलब 111/2 यानी कि 111/2 की अगर बात करें तो ये आपका जो वेट है इसने 35.5 क्लोरीन को डिस्प्लेस किया। सो दिस इज इटसेल्फ व्हाट इक्विवेलेंट वेट, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है किसका CaCl2 का। तो इस बीच हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं मोलर मास को किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए चेक करते हैं। तो बेटा इस हिसाब से अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का जब हम निकाल रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो पूरा कंपाउंड हो या वो कोई एलिमेंट हो, हमने देखा कि उसके मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट को कह रहे हैं डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से। अब वो नंबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अलग अलग केसेस होने वाले हैं। तो ये नंबर है ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होंगे। इसको ही हम लोग इस नाम से जानते हैं, इसको वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सीधे ही इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम बार बार यूनिटरी मेथड यूज करके इस तरीके से नहीं निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। सो इस तरीके से आपका ये मोलर इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ और अब यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको इक्विवेलेंट वेट के कुछ और फर्दर डिटेल्स और इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक।